Assalamualaikum. Welcome to online class 8. I'm your biology subject teacher Sadaf Zaman, and today we are going to start chapter 2, structural organization of life, and in this we will discuss about lecture 16. And for this we will read page number 60 and 61. And today's topic of discussion in chapter 2, structural organization of life, is sense organs. Okay, learning objectives. At the end of this lesson, you students will be able to learn that what are sense organs or receptors, and ear and eyes in frog as sensory organs. सही कि आप लोग ये जान पाएंगे कि फ्रॉग जो है वो सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एयर और आइस को कैसे यूज़ करता है, और उसमें ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली देख सकेंगे. ओके, सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स. सेंस ऑर्गन, अब यहाँ पे आपको ये बताते चलूँ कि ना देखिए, अगर हमारे इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द के माहौल में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, तो ऑर्गेनिज्म को उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं. वो ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन्स, या उन्हें क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स भी कह रहे होते हैं ना. और सेंस ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली सेंसरी टिश्यूज़ होते हैं या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं. स्टिमुलाई क्या होता है, बेसिकली ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई. सही, तो आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलाई. और रिसेप्टर्स ऐसे सेंसरी टिश्यूज़ यानी जो क्या करते हैं, किसी भी तरह के चेंज को सेंस करते हों या किसी भी तरह की फीलिंग को सेंस कर सकते हों. और ऑर्गन्स या फिर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद तब्दीली को क्या कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं. अब आप हर एनिमल में, ह्यूमन हो, एनिमल हो, तो इन सब में क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स ये लाजमी पाए जाते हैं. अब सेंस ऑर्गन के तौर पे स्किन जो है हर एनिमल में पाई जाती है एज सेंस ऑफ टच. इससे वो क्या करते हैं, टच को सेंस करते हैं किसी भी तरह की. सही, इसी तरह से नॉस्ट्रल्स, यानी फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में नॉस्ट्रल्स में क्या पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. फ्रॉग में ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्मेल का काम करते हैं. फिर और वैसे भी नोज़ जो है वो स्मेल एज अ सेंस ऑफ स्मेल यूज़ होती है. टंग जो कि ज़ुबान, तो ये जो है टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है. इसके अलावा एयर्स की बात करें तो हेयरिंग सेंसेस के लिए यूज़ होती है. आइज़, तो ये साइट सेंसेस के लिए यूज़ होती है तमाम एनिमल्स में. ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एयर. सही, अब बात करते हैं कि फ्रॉग में एयर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है. जैसे तमाम वर्टिब्रेट्स की तरह फ्रॉग में भी जो ऑर्गन है हियरिंग का, यानी सुनने के लिए, वो क्या है, एयर है. इसका जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. सही, और इसका जो बैरूनी हिस्सा होता है ना, यानी जो एयर का बैरूनी हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एयर ना, वो, और उसे वैसे क्या कहा जाता है, पेना. ये जो पेना होता है ना, ये फ्रॉग में क्या है, एब्सेंट होता है. और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है वो एक कैविटी होती है, यानी खला जिसे कहते हैं ना, खालीपन होता है, खाली हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं. इस कैविटी के अंदर 3 छोटी जो है वो स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर की जो बोन्स होती हैं, यानी हड्डियाँ, वो पाई जाती हैं. इन हड्डियों को हम क्या कहते हैं, ओजाइकल्स कहते हैं, और इनको यही कह सकते हैं ऑडिटरी ओजाइकल्स. ये ओजाइकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो एयर में मौजूद साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं और फ्लूइड मीडियम की तरफ, यानी एयर से फ्लूइड मीडियम की तरफ जो है वो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करने वाले जो वहाँ पे बोन्स हैं ना, वो कौन सी हैं, ओजाइकल्स हैं फ्रॉग में. इसका जो एक हिस्सा होता है वो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी बाहर की तरफ आउटर एयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसके साथ अटैच होता है. और दूसरा जो है वो क्या है, अंदर बैरून जो अंदरूनी हिस्सा होता है कान का, वहाँ पे अटैच होता है. अब अगर हम इंटरनल एयर की बात करें तो इंटरनल एयर जो है वो फ्रॉग में बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन होता है, यानी कि बहुत ही नर्म सा ऑर्गन होता है. सही, सॉफ्ट सा होता है. इसमें और इंटरनल एयर की बात हो रही है, इस ऑर्गन में क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं. सेमी सर्कुलर से क्या मुराद है, कैनाल कहते हैं एक तरह का पैसेज होता है, यानी कि रास्ता. सही है, एयर के अंदर ना, इस इंटरनल एयर के अंदर एक पैसेज होता है, रास्ता होता है. और ये सेमी सर्कुलर है. सेमी सर्कुलर से क्या मुराद है, फुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती बल्कि हाफ सर्कुलर होता है. सही, अब ये जो कैनाल्स होती हैं इनमें क्या है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है. और इसके अलावा इन्हीं
कैनाल्स में स्पेशल जगह पर जो है वो क्या है, सेंसरी सेल्स को रखा हुआ होता है, लगाया गया, यानी कुदरती तौर पर सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। यानी जब कभी किसी तरह का जो है वो चेंज हो तो फ़ौरन से ये क्या कहते हैं, किसी आवाज़ को सेंस करना हो तो ये सेंसरी सेल्स जो है क्या कहते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब साउंड वेव्स जो हैं वो क्या कहती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि आउटर एयर में मौजूद होती है, सही है, ये मेम्ब्रेन इससे जब टकराती है तो ये क्या करती है, वहाँ पे वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। इसकी वाइब्रेशन जो है, इसके नतीजे में क्या, ये अपनी वाइब्रेशन के नतीजे में क्या करता है, ओजाइकल्स जो कि इंटरनल एयर में मौजूद होते हैं उनको वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। सही, जब ओजाइकल्स वाइब्रेट होती हैं ना, ये वाली बोन्स जो 3 स्मॉल बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरनल एयर को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से साउंड वेव्स जो होती हैं वो इनर एयर में मौजूद हेयरिंग रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनको भी एक तरह से चेंज कर, उनमें भी हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है, उनमें भी हरकत पैदा करते हैं। अब इंटरनल एयर जो है, सही, वो हम कह रहे हैं ना कि क्या है, हेयरिंग के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है ना, लेकिन इसके अलावा इंटरनल एयर का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना भी होता है। सही, तो फ्रॉग में इंटरनल एयर का काम सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग ही नहीं है, बल्कि तमाम एनिमल्स की बात करें तो इंटरनल एयर का काम सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग नहीं है, बल्कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना भी होता है। ठीक है, अब जैसे आपको ये पिक्चर जो दिखाई जा रही है, ये बेसिकली फ्रॉग का हेड जो है उसे वर्टिकली कट किया गया है। सही, उसे वर्टिकली कट करने के बाद जो है उसका इंटरनल पार्ट जो है ना एयर का, वो दिखाया गया आपको। तो यहाँ से जो है वो ब्रेन का पार्ट कट करके उसके बाद जो इंटरनल एयर स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमने अभी पढ़ा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर पार्ट पे मौजूद होती है। सही, इसका जो आउटर पार्ट होता है वो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद अगर हम इनर एयर की तरफ जाएं तो अंदर क्या होती है, 3 स्मॉल बोन्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि 3 रॉड लाइक स्ट्रक्चर, 3 स्मॉल बोन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ओजाइकल्स कहते हैं। ये ओजाइकल्स क्या कहते हैं, साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करती हैं एयर से फ्लूइड मीडियम में, क्योंकि हम फ्लूइड कहाँ पर पाया जाता है, ये जो आपके पास कैनाल है, मेम्ब्रेनस कैनाल। सही, ये क्या सेमी सर्कुलर है, फुल सर्कुलर नहीं होता। सही, तो यहाँ पे ये रास्ता है ना एक, सही, यहाँ से होता हुआ ये एक पैसेज है, इस पैसेज में से क्या है, फ्लूइड पास हो रहा है। तो साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती हैं एयर से फ्लूइड मीडियम की तरफ, तो वो ओजाइकल की मदद से हो रही होती हैं। इसके अलावा ये आपके पास क्या है, आउटर, उस पर आउटर जो एयर है उसकी स्किन मौजूद है। सही, और ये आपके पास बोन कट अक्रॉस, यहाँ पर एक जो है हड्डी का कट बताया गया कि यहाँ पे ये क्या है, मौजूद है। ओके, अब जो है वो हम देख लेते हैं कि आई जो है, आईज यानी कि आँखें, फ्रॉग जो है वो इनको कैसे सेंस ऑर्गन के तौर पे यूज़ करता है, और इसका बेसिकली स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखना है। तो तमाम हमें पता है कि एनिमल्स यानी ह्यूमन हो और एनिमल्स हों तो सब में क्या है, 2 आँखें पाई जाती हैं सर के दोनों अतराफ में, यानी दोनों साइड्स पे। अब अगर हम वर्टिकल सेक्शन जो है आई का, ये जो फ्रॉग की आई है उसके वर्टिकल सेक्शन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आँख की बॉल की, आई बॉल की इनर मोस्ट लेयर, वो क्या होती है, सेंसरी रेटिना होता है। सेंसरी रेटिना, इसे सेंसरी रेटिना इसलिए कहते हैं, तो ये क्या होता है, सेंसिटिव सबसे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा सेंसरी की बात होती है कि इसमें क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। रेटिना में ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, और कॉन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल रेटिना के बाहर ही ना एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कोरॉइड। ये कोरॉइड जो होता है ना, इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ना, असल में रेटिना को जब कभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो वो सप्लाई करने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद आती है आँख का जो बैरूनी हिस्सा होता है ना, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर कह लो, तो वो जो है वो क्या है, स्क्लेरोटिक होती है, और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। ये लेयर जो है वो क्या करती है, आई बॉल की शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। इसके अलावा आँख में जो सबसे एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है फ्रॉग की आई में, जो एंटीरियर कह लो अगला हिस्सा होता है, और वो अगला हिस्सा जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, कॉर्निया। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे जो है वो क्या पाया जाता है, आइरिस, और आइरिस में जो है वो एक होल लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं विंडो भी कह लो, तो वो पाया जाता है, वो क्या है, प्यूपिल। और प्यूपिल के पीछे ही बिल्कुल एक जिसे कह लो कि प्यूपिल के पीछे ही बिल्कुल आँख का लेंस पाया जाता है। अब कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, ये सब के सब मिल के क्या करते हैं, रेटिना पर लाइट पहुंचाने से पहले लाइट को फोकस करते हैं।
सही। तो लाइट जो है वो फोकस करने के लिए कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस पाए जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, लाइट को फोकस करके फिर उसके बाद रेटिना को पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि लाइट को जो है वो पहले फोकस किया जाता है ना इनकी मदद से, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि लाइट जब कभी ऑब्जेक्ट जो है, जो कि अगर फ्रॉग की बात करें या कोई ह्यूमन जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है ना, तो उसमें से जो लाइट रेज निकल रही होती है ना, वो क्या होती है, लाइट वेव्स की फॉर्म में निकलती है ना। तो वो लाइट रेज जब टकराती हैं आंखों के साथ, तो उस टकराने से पहले जो है ना उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब आँख ज़ाहिर एक उसमें नाजुक जो है ना क्या कह लो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उनको नुकसान से पहुंचाने के लिए ना कुदरती तौर पर उनमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि उस लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करके फिर अंदर पहुंचाया जाता है। तो अब वो लाइट इंटेंसिटी कैसी होती है, कैसे कम होती है कि ना, लेंस और जो रेटिना है, सही। सबसे पहले कॉर्निया और लेंस की बात करते हैं। कॉर्निया और लेंस में ना एक वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब लाइट आती है ना आँख के प्यूपिल से होते हुए आयरस में, आयरस से होते हुए लेंस में, और लेंस से होते हुए फिर कॉर्निया में जाती है। तो ये इस तरह से क्या है, पूरा पैसेज है जिसके थ्रू लाइट जो है वो ट्रैवल करी होती है। अब उस दौरान जो है ना वहाँ पर कॉर्निया और लेंस के दरमियान क्या आ जाता है, एक वाटरी फ्लूइड आ जाता है। तो लाइट जब तेज़ी से आ रही थी तो क्या हुआ, उसकी रफ्तार अब एक मीडियम आ गया ना बीच में, वाटर एक मीडियम है, तो अब मीडियम की वजह से क्या हो गया, पानी की रफ्तार, इस मीडियम की वजह से जो वो थी लाइट की रफ्तार, सही है, पानी की नहीं लाइट की रफ्तार क्या होगी, कम हो गई। फिर जब लाइट आगे मज़ीद ट्रैवल करेगी तो उसके बाद लेंस और रेटिना के दरमियान भी एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सही, लिक्विड ही जिसे कह लो। तो ये जेली लाइक फ्लूइड जो होता है वो इस वाटर फ्लूइड के मुकाबले में ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब लाइट जब मज़ीद आगे इसमें से पास होगी ना, तो थोड़ी रफ्तार क्या हो जाएगी लाइट की, और कम हो जाएगी। तो इस तरह से इंटेंसिटी की बात हो रही होती है कि वो इतनी ज़्यादा लाइट इंटेंस नहीं रहती, और फिर जब लाइट वो रेटिना पर टकराती है ना, तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, नॉर्मली सेंस कर लेते हैं, और सेंस करने के बाद उस पिक्चर जो देखी होती है उसका क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। अब रेटिना पर जो इमेज बनता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और इसके अलावा जो है उस ऑब्जेक्ट को जो देखा होता है उसके मुकाबले में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, यानी फ्लिप हुआ होता है। फिर यहाँ से रेटिना जो है उसके जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस ब्रेन तक पहुँचाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जब मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं तो ब्रेन क्या करता है, उन मैसेजेस को इंटरप्रीट करता है, एनालाइज करता है, यानी जज करता है कि आया ये वही ऑब्जेक्ट है जो देखा है यानी। फिर जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फ़ौरन से उसकी क्या की जाती है, पिक्चर बनाकर, एक्चुअल पिक्चर जो है वो उसकी बनाकर पेश कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है फ्रॉग की आँख का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, काम कर रहा होता है, सही। अब जो है हम देख लेते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्रॉग्स आई, यानी फ्रॉग की आंख का जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना उसको देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो क्या है, आइरिस नज़र आ रहा है, सही। इस आइरिस के अंदर पाया जाता है एक होल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विंडो भी कह रहे होते हैं हम, वो क्या है, प्यूपिल कहलाता है। उस प्यूपिल के बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेंस। अब कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो है वो एक लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, आउटर लिक्विड। ये आउटर लिक्विड क्या होती है, इसकी जो नेचर होती है ना वो क्या होती है, वाटरी होती है, यानी कि वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से इसका फ्लो भी क्या है, वाटर लाइक होगा, और इसकी थिकनेस भी क्या होगी, वाटर की तरह होगी, यानी कि इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। फिर इसके बाद अंदर की तरफ आपको सबसे इनर मोस्ट लेयर नज़र आती है आई बॉल की, वो क्या है, रेटिना। ये इसको क्या है, ये एक तो सेंसिटिव होता है और सेंसरी रिसेप्टर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। वो सेंसरी रिसेप्टर कौन से, फोटो रिसेप्टर सेल्स कहलाते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं। रेटिना के बिल्कुल बाहर एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसे क्या कहते हैं, कोरॉइड। ये कोरॉइड जो होता है ना, ये असल में क्या होता है, इनमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज होती ही रेटिना की नहीं, क्या रेटिना को किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो अगर कम पड़ जाए तो फिर वो सप्लाई किसके थ्रू, कोरॉइड के थ्रू जो वो पूरा किया जाता है, यानी उसकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई वो कोरॉइड पूरा कर देता है। अब इसके बाद कोरॉइड के बाहर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्क्लेरोटिक। ये स्क्लेरोटिक जो होता है ना, यह क्या करता है, ये इस आई बॉल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। अब आपको यहाँ पे ये एक लिक्विड नज़र आ रहा है जो खाली स्पेस में, ये क्या है, रेटिना और लेंस, इनके दरमियान जो है ना वो ये लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, इनर लिक्विड। ये इनर लिक्विड जो होता है ना, इसकी नेचर कैसी होती है, जेली लाइक होती है। ये जेली लाइक सब्सटेंस, अब जाहिर है जेली की तरह, तो जेली क्या होती है, थिक होती है ना, गाढ़ी होती है, तो उसमें से कोई भी चीज़ इतनी आसानी से पास नहीं हो पाती है।
तो इसी तरह से अब आप यहाँ पे सपोज करें कि क्या इस फ्रॉग की आंख ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट देखा, फॉर एग्जांपल पैरट देखा। अब उस पैरट में से क्या होती है, लाइट रेज जो होती है ना, वो क्या होती हैं, इमिट हुई हैं। अब लाइट जब आ रही है आंख से टकराई, सही, तो आंख से टकराते हुए आयरिस, कॉर्निया और लेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को फोकस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, लाइट जब आ रही थी ना, तेज़ी से आ रही थी, जैसे ही अंदर आई तो यहाँ पर क्या मौजूद था, वाटर, यानी वाटर लिक्विड। अब लिक्विड में जब ज़ाहिर लाइट आ रही है तो वो उतनी तेज़ी से नहीं आएगी, सही है, जितनी तेज़ी से वो एयर में मूव करी थी। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है और स्पीड होती है ना, वो एयर के मुकाबले में वाटर की में क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए जैसे ही लाइट इस मीडियम में आई तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ी कम हो गई और स्पीड भी कम हुई। अब वो थोड़ा स्लो आगे मूव की लाइट। अब जब वो और ज़्यादा थिक लिक्विड में आई, सही है, थिक मीडियम में आई, जो कि क्या है आपके पास जेली लाइक लिक्विड है, तो इसमें जब आएगी तो उसकी जो स्पीड है और जो उसकी इंटेंसिटी है वो और मज़ीद कम हो जाएगी। जब वो और मज़ीद कम होगी तो उसके बाद वो क्या करती है, रेटिना के साथ टकराती है, क्योंकि जो लाइट जो होती है ना वो तेज़ी से जाकर रेटिना के साथ नहीं टकराएगी। उसलिए यहाँ पर दो मीडियम जो है ना वो कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं, एक वाटर लिक्विड होता है और एक क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। ये दोनों क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को और स्पीड को ही कम करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि जो रेटिना जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है उससे नुकसान ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि अगर इसको नुकसान पहुँच गया, ये जो है बेसिकली इमेज क्रिएट करने के लिए होता है रेटिना, अगर इसको नुकसान पहुंच गया तो फिर आगे तक तो इमेज बन ही नहीं पाएगा, ना ब्रेन तक मैसेजेस जाएंगे, और अगर जाएं भी तो फिर इमेज नहीं होगी ना। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या, रेटिना की ज़रूरत है। तो इसको सही सलामत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए तो कहते हैं इसका आँख की जो है ना ये वाला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है। फिर रेटिना पर जब इमेज बनता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट देखा होता है ना फ्रॉग ने, यानी पैरट की बात करें तो उसके मुकाबले में जो पैरट का इमेज बनेगा बहुत ही छोटा होगा और ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पे रेटिना में जो नर्व सेल्स है ना वो क्या करते हैं, उनके थ्रू मैसेजेस पहुँचाया जाता है ऑप्टिक नर्व से होते हुए मैसेजेस पहुँचते हैं ब्रेन को। ब्रेन पे क्या करता है, इंटरप्रीट कर रहा होता है और एनालाइज करता है उन मैसेजेस को जो उस तक पहुँचते हैं, और उनकी बेस पे वो फिर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट यानी पैरट की एक्चुअल पिक्चर बनाकर आँख के सामने ले आएगा, सही। तो इस तरह से जो है ना पूरी एक आँख जो होती है वो काम करती है, चाहे वो किसी भी एनिमल की हो, ह्यूमन की हो या एनिमल की हो, सही। तो इस तरह से क्या होता है, काम होता है फ्रॉग की आँख का। ओके, होमवर्क देख लेते हैं। आपने जो है वो सेंस ऑर्गन का टॉपिक बहुत अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा जो होमवर्क फाइल में आपको काम दिया गया है उससे जो है वो नीट एंड क्लीन करने के बाद डिस्कशन बॉक्स में लाजमी पोस्ट कीजिएगा, एंड इसके अलावा जो ये काम है उसे याद करने की भी कोशिश कीजिएगा साथ साथ, सही है, आपको अपना फ़ायदा है। And if you have any kind of question or query related to this topic, you may ask without any hesitation in the discussion box. Okay? मिलते हैं आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह ज़वजल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।